नमस्कार। मैं मंगलूर विश्वविद्यालय के प्रथम BCA द्वितीय सेमेस्टर हिंदी भाषा कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कल्पना प्रभु, सह प्राध्यापक हिंदी विभाग, केनरा कॉलेज मंगलुरु, आपके सामने आज अकाल दर्शन धूमिल जी से लिखित कविता का सार प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का पहला चरण इस प्रकार दिया है कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। इसका अर्थ इस प्रकार लगाया जा सकता है कि धूमिल या सुदामा पांडेय जी से लिखित कविता अकाल दर्शन में कवि ने वर्षों पूर्व देश में पड़े अकाल का वर्णन देते हुए उस समकालीन दुर्दशा पर पाठकों का ध्यान केंद्रित किया है। वे कहते हैं कि उन्होंने गरीबी, अकाल, भूखमरी जैसी समस्याओं का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या और भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध को जो बताया जा रहा था, उस पर सरकार से सवाल किया तो जवाब यही मिला कि देश की समस्या के लिए सरकार या व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आम लोग और प्रकृति है। यानी जवाब देने वाला वह चालाक आदमी इस तरह बात का उत्तर न देकर गलियों, सड़कों, घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा करता हुआ हंसने लगा था। दूसरा चरण इस तरह से है कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत हैं। जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं, उनका कहना है कि बच्चे हमें वसंत बुनने में मदद देते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि उन्होंने उस चालाक आदमी का हाथ पकड़ते हुए कहा कि बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इस पर उसने सहमति जताई, मगर उसकी व्यवस्था इतनी चालाक थी कि वह दोनों तरह से लोगों को दबा कर रखने में समर्थ थी। कभी बढ़ती हुई बेकारी, बढ़ती हुई जनसंख्या को अस्त्र बनाकर, तो कभी अपने प्रति लोगों के क्रोध को कम करने के लिए उनका लाभ उठाता था। कहता था कि सत्ता लोगों के लिए हितकारी है, बच्चे हमें वसंत बुनने में मदद देते हैं। यहाँ तीसरा चरण इस तरह से दिया है कि लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर न दिया, उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। यानी कवि कहते हैं कि कितने ही सवाल वे करें, मगर सत्ता का वह चालाक आदमी बिना उत्तर दिए हंसता जाता था, हाथ छुड़ाकर यही कहता कि पेड़ पर बच्चे नहीं हमारा अपराध फूलता है, और फिर जनता के ही हित में स्थानांतर भी हो जाता था। यहीं आगे कविता में लिखा है कि मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहां कुआं झांकते आदमी को सिर्फ आदमी की पीठ देख सकते हो। कवि कहते हैं कि कई बार उन्होंने खुद को समझाया कि वंशवाद और राष्ट्रवाद के नाम पर जो सत्ता चल रही है, उसे न समझने वाली आम जनता अकाल और भूख से मर रही है। कवि किस किस को बचा पाएंगे? अकाल पीड़ित इंसान की कुआं झांकती हुई पीठ ही दिख रही है।
कवि ऐसी स्थिति में किसी को क्या समझा सकते हैं? आगे कवि की कविता में लिखा है कि और सहसा मैंने खुद को समझाया था, सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूं और उस मुहावरे का समझ गया हूं जो आजादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रही है। लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। कवि कहते हैं कि सहसा कवि ने पाया कि वे खुद अपने सवालों के ही सामने खड़े हैं और इस मुहावरे को समझ गए हैं कि जो आदमी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे न भूख मिट रही है न मौसम बदल रहा है, लोग तड़प रहे हैं, पेड़ों के छाल और पत्ता खा रहे हैं, मर रहे हैं, जो जलसे जुलूसों को निकाले जा रहे हैं उस भीड़ में ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और जो लोग सत्ताधारी माने जाते हैं दान दे रहे हैं, उनके साथ अकाल का पर्व मना रहे हैं। कोई दुख, कोई उनके झुलसे हुए चेहरों में नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे कवि कहते हैं, मैंने जब भी उनसे कहा है देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं, जिसका आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल को सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। ये दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। कवि कहते हैं कि जब भी उन्होंने शासन और राशन के बारे में समझाने की कोशिश की लोगों को, तब उन्होंने विरोध ही पाया। अक्सर उन्हें अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करने वाले ही मिले हैं। यहाँ लोगों का आधे से ज्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है, फिर भी ये उन भेड़ियों की जंगल रूपी शासन को ही सराहना देते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है, सच, मगर ये ख्याल ही उनका आज हत्यारा बना हुआ है। ये बात दूसरी है कि उन्हें इस बार पानी ने ही मारा है, मगर वे असलियत को न समझते हैं न समझना चाहते हैं। कवि आगे लिख रहे हैं कि मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से। तो कवि यहाँ पर इस प्रकार समझाते हैं कि ये आम जनता असलियत कभी नहीं समझती है, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं जानती है जो पूरे समुदाय से अपने लिए आहार यानी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से और कभी हाय से अपने लिए संपत्ति इकट्ठा करता है। अर्थात सत्ता, धर्म और डर नामक अस्त्र का सहारा लेकर ये सत्ताधारी आम जनता को डराती रहती है, कभी बाहरी तो कभी आंतरिक खतरों का भय दिखाते हुए अपने तंत्र को बरकरार रखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि यह सच कैसे होता है, यह सब कैसे होता है, उन्हें समझाता हूं, मैं उन्हें समझाता हूं वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बना हुआ है, उसी उम्र की मेरे पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। कवि कहते हैं कि ये सब कैसे होता है, वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है जिसके कारण जिस उम्र में उनकी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की उनकी पड़ोस की महिला के चेहरे पर उनकी प्रेमिका के चेहरे का सौंदर्य, ये बताकर उन्हें वे समझाने की कोशिश करते हैं तो वे चुपचाप सुनते हैं।
अर्थात कवि कहते हैं कि जब भी वे प्रजातंत्र की बुराइयों को समझाने की कोशिश करते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे व्यवस्था उनकी मासूमियत की फायदा उठा रही है, वे चुपचाप सुनते हैं। कवि कहते हैं आगे कि वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूं कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। अर्थात अंततः कवि कहते हैं कि जब भी उन्होंने आम आदमी को देखा, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा, संकोच नहीं दिखाई देता है। लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, या वे गरीबी और भूखमरी से इस कदर पस्त हो गए हैं कि तटस्थ हैं। अंततः कवि कहते हैं कि उन्हें तो यही लगता है कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। यहाँ के लोगों में शक्ति है, व्यवस्था परिवर्तन करने की क्षमता है, मगर सत्ता इतनी ताकतवर है कि आम जनता व्यवस्था को बदल नहीं पाई है। क्रांति तो केवल अबोध बच्चे के हाथ का खिलौना बना हुआ है, क्योंकि जनता ने आंदोलन तो किए, मगर कुछ भी बदल नहीं पाया। कवि यही जागृति लाना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि जब तक जनता क्रांति नहीं करती है, तब तक देश में बदलाव नहीं हो सकता। इस प्रकार धूमिल जी इस कविता के माध्यम से लोगों में जागृति लाने का प्रयास कर रहे। आपसे विनती है कि आप सब घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपना अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।